हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और जो लोग न्यू हैं उनका फर्स्ट टाइम वेलकम है। हम लोग आज अपने जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने चतुर्भुज क्या है, उनके सारे प्रकार और साथ में जितनी भी आपकी थ्योरम्स इस चैप्टर से रिलेट करती हुई थी वो सब आपको बता दी थी। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कि कोई भी अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके सारे एंगल्स को मैं प्लस कर दूं, 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स को अगर मैं प्लस कर देती हूं तो उनका जो सम बनता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है आगे हमारा क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें रेशियो दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर 1 में, और रेशियो है आपका 3:5:9:13 कि अगर इस रेशियो में मेरे पास 4 एंगल हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के 4 कोण जो हैं वो इस अनुपात में हैं, तो मुझे चारों कोण ज्ञात करने हैं, चारों एंगल्स जो है उन्हें फाइंड आउट करना है कि आखिर चारों एंगल्स क्या होंगे। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो है रेशियो में आ जाती है, अनुपात में आ जाती है, तो हम उसके आगे एक एक्स लगाकर लिख लेते हैं। बचपन से यही करते आए हैं, तो बस हम लोग यही करेंगे। लेट द एंगल्स बी, जिस तरीके का अनुपात दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से 3x, 5x, 9x एंड 13x। ठीक है, नाउ दूसरा फिर आगे जब एंगल्स हमें पता चल गए तो 3x + 5x + 9x + 13x वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री के क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि हमें पता है, वही यहाँ पे हमें लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर आप हिंदी में लिखते हैं इसी चीज को तो आप लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए हमने इस चीज को ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट में फाइंड आउट करना हमें आता ही है, हम इन सब चीजों को प्लस कर लेंगे और प्लस करके मुझे मिलेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ये आ जाएगा मेरा 30x = 360 डिग्री। सो x वुड बी इक्वल टू 360/30। अगर हम इसे कैंसिल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो हमारा x जो है वो यहाँ पर 12 आ जाता है, लेकिन ये हमारे एंगल्स नहीं थे। एंगल्स जो थे हमारे यहाँ पे लेट किए थे हमने, सो बस वही आगे करेंगे। सो एंगल्स वुड बी, एक लिखने का तरीका होता है और इसी तरीके को जो है हमें फॉलो ऑन करना है, इसलिए हर एक चीज जो है डिटेल में यहाँ पे लिखी जा रही है। सो एंगल्स वुड बी, एंगल क्या क्या हो जाएंगे मेरे, 3x जो हो जाएगा 3 × 12 मतलब कि 36 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हो गया आपका 5x मतलब कि 5 × 12 मतलब कि 60 डिग्री। तीसरा एंगल आ गया आपका 9 × x मतलब कि 9 × 12 मतलब 108 डिग्री। और फिर लास्ट एंगल आपका आ जाता है 13 × 12 जो कि आ जाएगा आपका 156 डिग्री। ठीक है, 156 डिग्री। तो ये आ गए आपके चारों एंगल्स बहुत ही आसानी के साथ, अगर हमें रेशियो गिवन था तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है पहली चीज की, एक तो पैरेललोग्राम हमें बता रहा है कि एक कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसकी डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। यूजुअली हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होती नॉर्मली कंडीशन में, पर यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है कि एक ABCD अगर पैरेललोग्राम है पहले तो, और उसकी डायगोनल्स भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले जो जो चीज़ हमें पता है वो लिख लेते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब कि AB जो है वो मेरा DC के बराबर होगा,
सिमिलरली BC जो है वो AD के बराबर होगा, और क्योंकि उसने डायगोनल्स जो है मुझे ऑलरेडी इक्वल दी हुई है, इसलिए मेरा DB जो है वो भी AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज़ दे रखी है। इसके अलावा AB जो है वो मेरा पैरेलल भी है DC के, और BC भी पैरेलल है मेरा AD के। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से मैंने निकाल लिया। मुझे प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये मेरा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बस एक ही चीज़ है जो मुझे यहाँ पर इसमें दिखानी होगी कि रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड होती है, एक तो ये 90 डिग्री होती है, बाकी चीज़ें तो सेम ही होती है पैरेललोग्राम के, जैसे कि ये जो है ये इसके इक्वल होता है, और AD जो है वो BC के इक्वल होता है, और डायगोनल्स इक्वल होती है एक रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं कैसे भी करके इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं कि मेरा ये एंगल या कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। चलिए इस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो उसके लिए हमें एक ही चीज़ आती है। इससे पहले हमने ट्राइंगल पढ़ा है कि हम किसी भी ट्राइंगल को जो है वो अपना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अगर हम किसी दो त्रिभुज को मिला के इसमें सर्वाक्षम प्रूफ कर देते हैं तो हमें एंगल्स भी एक जैसे मिल जाते हैं। तो अब देखिए हम किन दो त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ ट्राइंगल ABC, जो ABC ट्राइंगल है उसको ले लेती हूँ ABC, और दूसरा DBC। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेती हूँ, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ठीक है, एक तो ABC और DBC, इसमें क्या हो रहा है कि मुझे दो एंगल पूरे पूरे मिल रहे हैं, एंगल B और C। तो मुझे जहाँ पे चीज़ एक जैसी मिले वही लेकर चलनी है मुझे, ताकि आसानी से हम जो है वो काम कर पाएँ। होता क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं, उन्हें ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल जो हैं वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों के दोनों अंदर बनने वाले एंगल्स हैं हमारे। तो जब दोनों एंगल्स अंदर बनने वाले हैं तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री हो जाता है। पढ़ा था ना हमने लाइन्स एंड एंगल्स में कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या फिर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो हमेशा दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों 180 निकल आए और साथ में हम दोनों को इक्वल भी प्रूफ कर दें तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री हैं। और यही हमें प्रूफ करना है अपने इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने ले लिया ट्राइंगल ABC और DBC। अगर इन ट्राइंगल्स को देखें तो एक चीज़ तो मुझे पहले से ही इसमें गिवन थी कि जो मेरा AB है वो DC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड है। उसके अलावा यहाँ पर मेरा जो BC है वो CB के इक्वल है, ये एक कॉमन साइड है हमारी। और इसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दी हुई थी वो था DB जो है मेरा, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो AC के बराबर है। उल्टा लिख दिया है, जिस हिसाब से हमने ट्राइंगल लिखा होता है उसी हिसाब से हम साइड्स भी लिखते हुए चलते हैं। तो जैसे पहले मैंने ABC लिखा हुआ है तो पहले ABC में आने वाली जो मेरी AC साइड है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद DBC में जो आने वाली हमारी DB है उसे लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हमें ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखो तीन साइड्स जब दो ट्राइंगल की इक्वल हो जाती हैं तो SSS सर्वाक्षमता का जो क्राइटेरिया है उससे ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle is congruent to triangle DBC। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी की सारी जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी चीज़ें जो है वो बराबर हो जाती हैं। तो इससे बाय CPCT कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉमन पार्ट्स जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस वाले एंगल के, एंगल DBC। और यही मुझे चाहिए था, DCB, सॉरी, एंगल DCB, और यही मुझे चाहिए था। ये मैंने इतना कर लिया। अभी मैंने आपसे कहा था इन दोनों एंगल का सम जो है वो को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस हम ये लिखेंगे एज AB इज पैरेलल टू DC एंड, बस इतना ही जरूरी है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल कटिंग देम
सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। फिर एंगल ए बी सी जो है वो डी सी बी के बराबर था, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ओनली एंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। और बस इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है, अगर ये एंगल या कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव होता है कि हमारा जो ये पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है। अब इसके आगे आप बस एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, दस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। ठीक है, इज आ रेक्टेंगल, और आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। आगे के भी जो क्वेश्चंस है वो भी कुछ इसी टाइप के ही हैं कि आपको पैरेललोग्राम में ही कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि ये चीज़ इक्वल है तो ये प्रूफ करो, अगर ये चीज़ इक्वल है तो ये प्रूफ करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। अगर किसी दिए हुए चतुर्भुज की जो आपकी डायगोनल्स होती हैं, ये विकर्णें जो होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, तो हमें ये दिखाना है कि वो दिया हुआ चतुर्भुज जो है हमारा वो एक रोम्बस है। तो अभी इन्होंने हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी थी पहले कि वो चतुर्भुज है क्या आखिर थर्ड क्वेश्चन में, बस हमें अपनी तरफ से नॉर्मल एक चतुर्भुज है और उसे प्रूव ये करना है कि वो हमारा रोम्बस है। तो चलिए देखते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं। जो चीज़ें पता हैं पहले वो बना लेते हैं, फिर से क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सोच लिया हमने कि ये एक हमारा यहाँ पे ए बी सी डी फिर से है कोई भी चतुर्भुज, इसमें जो है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, मतलब एक तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री और एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये कह रहे हैं बाइसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है तो डी ओ जो है वो बी ओ के बराबर हो जाएगा और ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा। प्रूव हमें ये करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए बहुत ही इजी सी बात है कि मुझे इस सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। कुछ ऐसा क्राइटेरिया लगाना होगा जिससे ये हो जाए कि ये सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ऐसा मैं कर लेती हूँ तो अपने आप ही मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो देखो कोई से भी दो ट्राइंगल ले लो और आगे तो हमें यही लिखना है कि सिमिलरली मैं ट्राइंगल ले रही हूँ यहाँ पे ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे ले लेती हूँ सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ बी, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेती हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था हमें कि यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो बस ये लिख दोगे डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इसलिए ये चीजें दोनों इक्वल हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर से क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लिया है, क्वेश्चन में गिवन था। इसके अलावा ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ, ये एक आपकी कॉमन साइड है। ठीक है, ये कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल थे। साइड हमने ऑलरेडी इक्वल जो है एक ये ए ओ और सी ओ लिख ली क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही थी। तो अब देखिए बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब ये इतनी मेहनत क्यों की हमने? क्योंकि अब हम CPCT से कह सकते हैं कि ए बी जो है वो यहाँ पे बी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सब चीजें बराबर होती है, तो ए बी और बी सी भी बराबर हो जाएगा। सो बाई CPCT ए बी वुड बी इक्वल टू बी सी। लेकिन ये सिर्फ हमने एक प्रूफ किया है अभी, ऐसे ही मुझे बोलना होगा कि ये ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और सी डी ए डी के बराबर है और फिर ए डी ए बी के बराबर है। तो ये चीज करने के लिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू डी सी, और
फिर DC इज इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू AB। ठीक है, सिमिलरली, अब सिमिलरली का यहाँ पे क्या मीनिंग है, पहले ये दोनों ट्राइंगल लिए थे, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूँ तो ये दोनों इक्वल प्रूफ कर लूंगी CPCT से। ऐसे ही अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूंगी तो ये दोनों CPCT से इक्वल, ये दोनों ट्राइंगल लेती हूँ तो ये दोनों CPCT से इक्वल। जब सारी की सारी साइड्स एक तरीके से इक्वल आ ही गई, इन्हें लिख लीजिए 1 2 3 और 4। तो ये बार बार पूरी कहानी बार बार हर एक ट्राइंगल के लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको सिमिलरली करके छोड़ देते हैं यहाँ पे 10 बाई 1 2 3 and 4 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So ABCD is a rhombus. हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो है हमारा एक सम चतुर्भुज है, एक रोम्बस है, क्योंकि एक सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ये हमारा सम चतुर्भुज एक हो गया। यही चीज यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए कही गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हमें ये दिखाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, कि ऑलरेडी कह रहा है स्क्वायर है और उसकी जो डायगोनल्स है हमें वो शो करनी है कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं। एक तो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और दूसरा जो है नहीं इक्वल भी है। शो दैट द डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, और कैसे बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करनी है। तो 3 चीजें प्रूफ करनी है एक्चुअली। एक, अगर स्क्वायर उन्होंने हमें दे दिया है यहाँ पे, ये रहा स्क्वायर, फिर से वही सेम ABCD। अब इसकी जो डायगोनल्स हैं, इसकी जो विकर्ण है, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है वो कि ये कैसी होती है क्या होती है, वो सिर्फ मेरे से ये कह रहा है कि प्रूफ करो अपने आप ही कि एक तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, दूसरी चीज कि ये दोनों विकर्णें एक दूसरे को काटती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, मतलब अगर ये यहाँ पे कट करती हैं तो DO BO के बराबर हो, AO CO के बराबर हो, ये प्रूफ करो। और तीसरी चीज ये भी प्रूफ करो कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले ये हमसे कह रहा है कि हमें किसी भी तरीके से जो है अपना यहाँ पे दोनों विकर्णों को बराबर दिखाना है, कि दोनों जो विकर्णें हैं वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम 2 ऐसे त्रिभुज चुनेंगे जिनमें हमें पूरी पूरी विकर्णें मिल जाए। तो अगर मैं लेती हूँ ADC वाला त्रिभुज, ये वाला, और साथ में ले लूँ मैं ये वाला, तो मुझे देखो दोनों विकर्णें इसमें मिल रही हैं। एक में AC आ रही है, एक में DB आ रही है, दोनों को प्रूफ करना है इक्वल। तो ऐसा ही ट्राइंगल चूज करना है, यहाँ पे ऐसा त्रिभुज चूज करना है जिसमें CPCT लगा के मैं ये काम कर सकूँ। तो बस यही लिख लेते हैं सबसे पहले उस केस के लिए। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे पता है, AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है हमारी दोनों स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो AD इज इक्वल्स टू BC, कैसे? साइड्स ऑफ स्क्वायर वो बराबर ही होती है, स्क्वायर तो दिया ही हुआ है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए, ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये भी ऐसे ही लिखेंगे हम, BCD। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नाम सही तरीके से लिखना चाहिए। ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री। फिर से वही एंगल्स ऑफ स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, इस वजह से ये भी हमारे 90 डिग्री के हो गए। और लास्ट चीज DC इज इक्वल्स टू CD, ये हमारी कॉमन यहाँ पे एक चीज थी। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे जो ट्राइंगल थे, इनको हमने प्रूव कर लिया कि ये जो है हमारे SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बस वही बाई SAS ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT के थ्रू मैं सबसे पहली चीज अपनी प्रूफ कर चुकी हूँ, और वो ये है कि मुझे हमारी डायगोनल्स जो थी वो इक्वल प्रूफ करनी थी। तो CPCT के थ्रू ये चीज जो है वो प्रूव हो जाती है कि जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी चीजें इक्वल होती हैं। तो वही लिख लेते हैं। तो बाई CPCT AC वुड बी इक्वल टू BD।
तो ये हो गया प्रूफ्ड डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन ये अभी हमारा सिर्फ 1/3 काम हुआ है, हमें यहाँ पे 3 चीजें प्रूफ करनी थी। अब डायगोनल्स इक्वल प्रूव हो गई, तो नेक्स्ट जो चीज है वो दिखानी है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ये इतना हिस्सा इतने हिस्से के बराबर है और ऐसे ये इतना हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो अब हम फिर से जो है अपना वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, कि कोई भी 2 ट्राइंगल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि उन ट्राइंगल्स में हमारे DO और OB इस टाइप की चीजें आए और हम उन्हें इक्वल प्रूफ भी कर पाए। ठीक है, तो हम वही वाले लेंगे, ये वाले जिनमें कि ये सारी चीजें एक साथ ही प्रूव हो जाए। तो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे अब इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, देखो AO भी आ रहा है, OC भी आ रहा है, DO भी आ रहा है, OB भी आ रहा है। तो एक साथ में दोनों डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते ये प्रूफ कर सकती हूँ। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो एक ही बार CPCT से 2 चीजें तो जो है वो प्रूफ हो जाएंगी। तो अब ये तो ले लिया, सवाल ये उठता है कि काम कैसे बनेगा। तो एक स्क्वायर जो होता है उसमें भी दोनों साइड्स जो है सामने आमने वाली पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो जो आपका ये है इसे मैं मान लेती हूँ एंगल 1, ठीक है, इसे मान लेती हूँ मैं एंगल 2, ऐसे ही इस इतने को मान लेती हूँ एंगल 3 और इसको मान लेती हूँ यहाँ पे एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए क्योंकि AB और DC जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है और AC उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल जा रही है। सिमिलरली AB और DC दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है और इस बार DB को अगर ट्रांसवर्सल माने तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं 3 और 4, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमें पता ही है AD और BC इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो हमारी एक स्क्वायर की साइड है। तो तीनों चीजें हमें मिल गई यहाँ पे। A से आराम से मैं प्रूफ कर ले जाऊंगी कि ये जो है हमारे, इसके एक और चीज है, अगर आप यहाँ नोटिस करें कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हैं, तो आप इनको भी हम नाम दे देते हैं 5 और 6। तो हमें चुपचाप ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। चलो देखो यही लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? एंगल 1 और 2 को प्रूफ करने के लिए AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऊपर कहानी लिख चुके हैं तो नीचे आप सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो। फिर या तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 लिख लो, और नहीं तो इन दोनों एंगल के बीच आने वाली साइड भी लिख सकते थे। तो AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर। तो अब चुपचाप बाई ASA ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब जब 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो CPCT के थ्रू उनके जो है आराम से हमारे दोनों के दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। बस यही लिख लेना है। Thus by CPCT AO is equal to OC and similarly BO is equal to OD. So diagonals are bisecting each other too. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई मेरी इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने की वजह से। अब मेरे पास लास्ट चीज बची है कि मुझे किसी भी तरीके से ये बताना है कि यहाँ पे जो ये एंगल्स बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो अब एक और फिर से वही कहानी करनी पड़ेगी कि कोशिश करके कैसे भी मैं ये कर लूँ कि कोई 2 ट्राइंगल्स ऐसे लूँ जिनमें कि ये आ जाएं साथ में, क्योंकि देखो ये एक लीनियर पेयर भी है। अगर मैं किसी भी तरह से ये प्रूफ कर लूँ कि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये लीनियर पेयर है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हाफ करके 90 डिग्री जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो देखो अगर यही दोनों में ट्राइंगल्स ले लूँ यहाँ पे थर्ड वाले के लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल यहाँ से BOC,
आराम से AB और BC इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, पहली चीज इजी पीजी। उसके बाद BO इज इक्वल्स टू, कोई भी लिख सकते हैं, OB कॉमन। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट AO इज इक्वल टू OC। कहाँ पे, कैसे पता चला, प्रूव्ड अबव, अभी अभी ऊपर प्रूव किया हमने ये, इसलिए वहां से इस चीज को मैंने ले लिया, AO इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया मेरा। तो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव मैंने कर ही लिया है, बस 90 डिग्री वाली कहानी जो है वो और दिखानी है यहाँ पे। देखिए, सो बाई SSS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। इसके अलावा आराम से अब हम कर सकते हैं यहाँ पे बाई CPCT एंगल AOB वुड बी इक्वल टू एंगल COB। ठीक है, ये तो मुझे चाहिए था कि प्रूफ कर लूँ मैं कैसे भी करके कि दोनों बराबर है। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री का होता है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने प्रूफ किया एंगल AOB जो था वो COB के इक्वल था, प्रूव्ड अबव। तो इस चीज को हमने यूज कर लिया कि क्या जरूरी है कि मैं यहाँ COB लिखूं, इसकी जगह भी AOB लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर थे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस यही प्रूफ करना था कि कहीं पे भी अगर एक भी 90 हो गया तो अपने आप बाकी के 90 हो जाते हैं। 10 डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। सारी कहानी जो थी वो प्रूव हो गई और इससे आपको एक जिस्ट मिला होगा कि इस चैप्टर में कैसे चीज़ें प्रूव होंगी। एक के रिजल्ट को यूज़ करके दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ना है, दूसरे को यूज़ करके तीसरी चीज़ की तरफ जो है वो बढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम आगे के और 4 क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है तो 4-4 के सेट में 3 वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम पूरा कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।